पालघर में जिस तरह की नृशंस और निर्मम हत्या साधुओं की हुई, उससे पूरे देश में लोग गुस्सा हैं। इस वक्त महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी, पूरे देश में गुस्सा है जिस तरह से साधुओं की निर्मम हत्या की गई, जिस तरह से लॉकडाउन के समय एक पूरी की पूरी भीड़ ने साधुओं को पीट पीट कर मार डाला। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से साधुओं को मारा गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे बहुत इको आ रहा है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूं। आप कृपया बताइए इको ना आए। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, हम उसे ठीक करा रहे हैं। घटना जो है बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से साधुओं को मारा गया है और जिस प्रकार से पुलिस देखती रही है, पुलिस ने इस मामले में अगर हम वीडियो देखें तो ध्यान में आता है कि मानो एक संत को तो सीधा भीड़ के हवाले कर दिया। वो संत बेचारे प्रयास कर रहे थे पुलिस के पीछे छुपने का, पुलिस का हाथ पकड़ने का, लेकिन उनको मानो बिल्कुल भीड़ के हवाले कर देने का काम हुआ। और जहां तक मेरी जानकारी है, वहां पर एक एएसआई भी थे जिनके पास बंदूक भी थी। बावजूद उसके न किसी को धमकाया गया, न किसी को डराया गया, न कोई हवा में फायर किया गया। और इस प्रकार से केवल संतों को भीड़ के हवाले छोड़ देना। और उसमें भी आप देखिए, वो शायद जो चौकी नजर आती है फॉरेस्ट की चौकी है, इस चौकी से उनको बाहर निकाला गया। पुलिस वाले बाहर निकलकर एक प्रकार से सौंपते हैं। ऐसी जो अवस्था दिखाई पड़ती है, मैंने इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस के सामने कोई घटना हो, ये तो मेरे जीवन में मैं पहली बार देख रहा हूं। देवेंद्र जी, आप इस राज्य के मुखिया रहे हैं, आप मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। ये पुलिस वही पुलिस है, किस तरह से उन साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया। हम कहते हैं कि पुलिस रक्षक है, यहां तो भक्षक बनी नजर आई। देखिए, सबसे महत्व की बात यह है कि जो कुल मिलाकर पुलिस तो वही रहती है, केवल नेतृत्व बदलता है, राजनीतिक नेतृत्व बदलता है। और आज जिस प्रकार से वहां पर यह सारी भीड़ ने वहां भीड़ पेश आई है, उसको देखते हुए वहां पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है, इस पर मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र पुलिस का नाम तो देश में बहुत बड़ा है, पर इस प्रकार की घटनाएं जो पुलिस के नाम पर बिल्कुल धब्बा इससे लग रहा है, और महाराष्ट्र में भी ऐसी घटना होना, ये महाराष्ट्र राज्य के नाम पर जिस प्रकार का धब्बा लग रहा है। लेकिन इसमें महत्व की बात यह है कि ये सारी चीजें होने के बाद जब तक मीडिया में ये चीजें नहीं आई, तब तक हमारी सरकार जागी नहीं। हमारे गृह मंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं। जब ये मीडिया में चीजें आई, और वो कब, 2 दिन बाद 18 तारीख को जब मीडिया में चीजें आना शुरू हुई, उसके बाद ये जागे और आज जाकर चौथे दिन ये स्टेटमेंट देते हैं। तो मुझे लगता है कि कितने सीरियस हमारा गृह मंत्रालय है, कितने सीरियस गृह मंत्री और मुख्यमंत्री है, इसका भी हमको अंदाजा लेना पड़ेगा। और देवेंद्र जी, आज भी एक देवेंद्र फडणवीस या कुछ चुनिंदा देश के बड़े नेता ही क्यों बोल रहे हैं इस घटना पर? क्यों बाकी लोग चुप हैं? इस घटना पर कुछ लोगों की ही बात सामने आई है, बाकी सब चुप क्यों हैं? देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि जिसके साथ घटना होती है उसका जाति धर्म कुछ देखना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी के भी साथ हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ हो तो भी ये गलत ही बात है। लेकिन एक बात है कि कुछ लोगों के लिए सेक्युलर लिंचिंग है, और इसलिए उनको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर बोलना ये उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है और ये उनके एजेंडा पर भी नहीं आता। और इसलिए कई लोग जो इससे पहले बड़े बड़े शब्दों में बोलते थे और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे, ऐसे सारे लोग इन संतों के साथ ऐसी घटना होने के बाद चुप तो है ही, और केवल चुप नहीं है तो अलग अलग प्रकार के चीजें सामने रख रहे हैं कि वहां पर ऐसा नहीं हुआ, वहां वैसा नहीं हुआ, और सारे प्रकार के डिफेंस, मानो वही सरकार हो, इस प्रकार के डिफेंस सामने करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो किसी की मौत के बाद सेक्युलरिज्म और नॉन सेक्युलरिज्म
इस प्रकार से अगर उसको आंका जाता है तो ये बहुत गलत है। देवेंद्र जी, मैं तो आपसे सीधी बात बोलूंगी, लोगों में गुस्सा इसलिए है क्योंकि जो बाला साहेब ठाकरे जीवन भर भगवा पहनते रहे, उनकी पार्टी की सरकार, और वहां भगवे पर हमला होता है और चुप रहती है वो सरकार। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इतना बर्बरतापूर्ण कृत्य होने के बाद सरकार की ओर से 3 दिन तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। अगर कल बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर अभिव्यक्त नहीं होता और इतने बड़े पैमाने पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की ओर से कोई बात सामने आती। अब जाकर आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमने कुछ लोगों को पकड़ा है, लेकिन ऐसा कहकर नहीं होगा। जिस प्रकार की घटना घटी है उसमें सरकार कितनी सीरियस है। हम भारत में, हम महाराष्ट्र में, हम कहां रह रहे हैं, कहां पर ये सारी घटनाएं हो रही है, इसको तो ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी घटनाएं इस देश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर इससे पहले नहीं होती थी। देवेंद्र जी, उद्धव ठाकरे अभी भी कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो इस पूरी घटना को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। अभी भी वो सांप्रदायिकता का एंगल खंगाल रहे हैं और उसको विपक्ष पर डाल रहे हैं। देखिए, आजकल उद्धव जी को सारी सलाह ये कांग्रेस और एनसीपी से मिलती है, और कांग्रेस और एनसीपी की सलाह से चलने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी अगर ऐसी बात कहते हैं तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश का जो संत समाज है, वो संत समाज जब सवाल पूछता है तो क्या वो सारा का सारा संत समाज सांप्रदायिक है? क्या संत समाज की ओर से प्रश्न पूछना ये सांप्रदायिकता है? क्या संत समाज ने ये सवाल पूछना छोड़ देना चाहिए कि हमारे 2 संतों को क्यों बर्बरतापूर्ण मारा गया, क्यों हमारे संतों को पुलिस के सामने मारा गया? इस प्रकार का सवाल अगर हमारा संत समुदाय पूछे तो क्या वो इस प्रकार से उनको कम्युनल कहा जा सकेगा? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। देवेंद्र जी, जिस तरह से इन तस्वीरों में पुलिस की भूमिका नजर आती है, बचाने के बजाय खुद किस तरह से सरेंडर मोड में है, जाने दिया साधुओं को भीड़ के बीच पिटने के लिए, किस तरह से उस भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। क्या इस सरेंडर मोड में रहकर यह पुलिस काम कर रही है? बड़ा सवाल उस पुलिस पर और इस सरकार पर। देवेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज खुलकर सीधे सीधे वो उद्धव सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वो सरकार, वो पार्टी जिसने हमेशा हिंदुत्व की राह पकड़ी, आज साधु संतों पर हुए इस हमले पर चुप क्यों रही? क्यों जब घटना 17 तारीख को हुई तो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स का इंतजार क्यों किया इस पर कार्रवाई करने के लिए? सीधा सवाल देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे से कि क्यों उद्धव सरकार की नाक के नीचे उनकी पुलिस इस तरह से इस वहशी भीड़ के सामने सरेंडर कर रही है, साधु संतों को इस भीड़ के सामने खुला छोड़ दे रही है। और क्या हश्र हुआ वो आप सबने देखा है, किस तरह से इस भीड़ के सामने उन साधुओं को छोड़ दिया। देवेंद्र जी, ये कहा जा रहा है कि एक अफवाह चली और चोरी की अफवाह थी, लेकिन हमने देखा कि किस तरह पुलिस खुद इन लोगों को, इन साधुओं को बाहर लेकर आई और भीड़ के सामने छोड़ दिया। सरेंडर मोड में नजर आई है पुलिस पूरी तरह से। यह हो रहा है महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, जो वीडियो है उससे तो यही ध्यान में आता है कि पूरे तरीके से पुलिस ने वहां पर सरेंडर कर दिया। सरेंडर मोड में पूरी तरह से पुलिस नजर आ रही है। ये तस्वीरें अपने आप में हैरान करने वाली हैं, शर्मनाक हैं, और किस तरह से जो भी देखेगा उसकी रूह कांप जाएगी।
देवेंद्र जी, मैं तो आपसे बतौर एक प्रदेश के आप मुखिया रहे, अगर मैं पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में ना पूछूं ये सवाल, सिर्फ सीधे सीधे मानवीय मूल्यों के आधार पर पूछूं, एक इंसान के रूप में पूछूं, ये तस्वीरें देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। ये हो रहा है महाराष्ट्र में। देखिए, केवल रूह कांपने का सवाल नहीं है, ये तस्वीरें ऐसी है कि जिसको देखने के बाद आदमी सो नहीं पाता है। हमारे महाराष्ट्र में इतनी बर्बरता कहां से आती है? इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार कैसे लोग कर पाते हैं? कहां मानवता चली जाती है? यह वो देश है जिसने दुनिया के लोगों को शरण दी, और उस देश के अंदर संतों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है? और पुलिस के सामने ऐसा व्यवहार, और पुलिस उनको सौंप रही है। देखिए, मैं तो ऐसा कहता हूं, अनाकलनीय इस प्रकार का ये सारा व्यवहार है, अनाकलनीय इस प्रकार की ये घटना है। मैं देवेंद्र जी आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सुनील देवधर ने एक ट्वीट किया है और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो शख्स शरद पवार जी के एनसीपी का जिला पंचायत सदस्य काशीनाथ चौधरी है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिसके इशारे पर यह हमला हुआ, उसके साथ विष्णु पात्रा, सुभाष भावर और धर्मा भावर, ये 3 सीपीएम के पंचायत सदस्य भी थे। इस पूरे मामले में क्या साजिश हुई, ये देवेंद्र फडणवीस को लगता है? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदार आदमी हूं और इसलिए मैं कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दूंगा जी। लेकिन जो बात सुनील जी ने कही है, वहां के लोगों ने मुझे भी वो वीडियो पर चिन्हित करके ये बताया कि ये आदमी एनसीपी का जिला पंचायत का सदस्य है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। वैसे भी वहां पर जिला पंचायत में एनसीपी के लोग चुनकर आए हैं और वहां का एमएलए ये कम्युनिस्ट पार्टी का है। और जब मुझे चिन्हित करके उन्होंने बताया तो मैंने स्वयं अपनी ओर से जिलाधीश को फोन किया और जिलाधीश को मैंने कहा है कि तुरंत आप इसको वेरीफाई कीजिए, क्योंकि सारे के सारे लोग वहां पर बताते हैं कि ये जो वीडियो में दिख रहे हैं ये एनसीपी और कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेतागण उसमें दिख रहे हैं। तो अभी तक उनका कंफर्मेशन मुझे जिलाधीश ने दिया नहीं है, लेकिन वहां के सारे लोग बिल्कुल ये दावा करते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं वो भी दावा करते हैं कि वीडियो में दिखने वाले लोग ये वही लोग हैं और इसलिए इसकी पड़ताल भी होनी ही चाहिए। देवेंद्र जी, यहां 2 चीजें हैं। पहली, जिस पर आपने बात कही कि किस तरह से एक सरकार की नाक के नीचे पुलिस किस तरह सरेंडर मोड में है, साधु संतों पर यह हमला हुआ और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए, सरकार भी तब जागी जब मीडिया रिपोर्ट सामने आई। दूसरी बात जो अपने आप में हैरान करती है कि इस लॉकडाउन काल में ये भीड़ तंत्र को किस तरह से रजामंदी मिल गई। जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इतना ही नहीं है तो उस विभाग में इसके 2-3 दिन पूर्व और 2 जगह पर इस प्रकार की घटनाएं हुई है। बिल्कुल ऐसी घटनाएं नहीं है, लेकिन लोगों का जमा होना और कुछ गड़बड़ियां करना। और मुझे तो जानकारी है कि कुछ लोग ये बिल्कुल अफवाहें फैलाने का षड्यंत्र भी वहां कर रहे थे और कुछ लोग लगातार वहां पर उल्टी सीधे चीजें भी कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हुई और यहाँ पर भी इतने लोग कैसे जमा हो गए, ये मैं भी समझ नहीं सकता कि ये इतने लोग जमा हो गए। उन्होंने गाड़ियों को रोक लिया, उन्होंने बर्बरता से मार दिया। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बाहर का इलाका है, जो कासा पुलिस स्टेशन है कोई बहुत दूर है, ऐसी भी बात नहीं है। और ये जो कहा जाता है कि बिल्कुल यूटी के पास, यूनियन टेरिटरी के पास है, नहीं जी, वहां से यूनियन टेरिटरी का जो मुख्यालय वो भी 56 किलोमीटर है। तो ये सारा बिल्कुल महाराष्ट्र का ऐसा भाग है जहां पर पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर पुलिस बिल्कुल पहुंच सकती है, लेकिन पुलिस वहां पहुंची नहीं। जो लोग थे पुलिस के, उन्होंने भी लोगों को सौंप दिया। तो ये सारे प्रश्न तो हमारे सामने खड़े होते ही है ना। बिल्कुल। और देवेंद्र जी, एक आम आदमी जो ये खबर देखेगा वो तो यही पूछेगा कि चोरी की अगर अफवाह थी, जो की बात कही जा रही है, तो ऐसे में इन साधुओं को, इन संतों को भीड़ के हवाले करने की क्या जरूरत थी? क्यों एक पूरी की पूरी भीड़, जो सिर्फ ऐसा लगता है इस मंशा से आई कि इन 2 साधुओं को पीट पीट कर मार डाला जाए, इस मंशा के साथ वहां ये इतनी बड़ी संख्या में भीड़ कैसे पहुंची? नहीं, बिल्कुल। और देखिए, वो संत थे, साधु थे, वो लगातार बता रहे थे। और पुलिस का भी तो ये काम था कि पुलिस वहां पर सबको बताए कि भाई ये चोर नहीं है या कोई फालतू लोग नहीं है, ये साधु है और हम इनको अपने साथ ले जा रहे हैं। ऐसा कई प्रयास ही दिखता नहीं है। देखिए, न कोई हवाई फायर किया गया है, न कोई बताने की बात की गई है।
आपके तो अभी विजुअल्स आपके सामने भी चल रहे हैं, आप देखिए मानो संतों को तो सौंपा जा रहा है कि भाई ले लो, आप इनको चाहे जितना मारो, बर्बरता से मारो, मार डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रकार से सौंपा जा रहा है। बिल्कुल, जो बात आपने बताई देवेंद्र जी, इस वक्त दुखद है कि महाराष्ट्र में साधु संतों पर इस तरह का हमला हो रहा है और सरकार को मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जगाना पड़ रहा है। और अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो जो हमेशा से हिंदुत्व की बात करते आए, वो साधु संतों पर अभी भी इस तरह के हमले के बाद भी सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र फडणवीस, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।